बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नॉर्मली मैं इस वक्त वीडियो अपलोड नहीं करता, लेकिन आज मसला ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट पे जो एक कब्ज़ा हुआ है, मैं उस कब्ज़े पे बात करना चाहता था, लिहाजा मैंने अपनी वीडियो आज कुछ जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पे वो कब्ज़ा जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस एक केस के मौक्कल ने किया। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने आज जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में अपनी एंट्री दी और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बेबस और लाचार नज़र आए, इससे कानून की बालादस्ती का एक वाज़ेह सबूत हासिल हो गया है कि कानून किस तरह किसको फेवर करता है और किसके साथ कैसा सलूक करता है। आज सुबह जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस में हुकूमती वकील फ़रोग नसीम साहब अपने दलाइल दे रहे थे, तो अचानक जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब कोर्ट में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी ड्रामाई एंट्री दी, उनके साथ उनके वकील भी थे और उन्होंने आने के बाद वो बैठ गए और फिर अचानक वो रॉटसन पे आ गए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। शुरू में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जब बोलना शुरू किया तो जज साहिबान ने हल्की और धीमी आवाज़ में उन्हें ये कहा कि आप अपने नंबर पे बोलें या आप अपने वकील के थ्रू बोलें। जज साहिबान ने ये नहीं कहा। जज साहिबान उनकी मिन्नतें तरले करते रहे कि जस्टिस साहब आप बैठ जाएं, फ़ाइज़ ईसा साहब बैठ जाएं। एक जज साहब ने काफ़ी देर बाद ये कहा कि मिस्टर पैटिशनर क्या? मेरा सवाल जज साहिबान से ये है, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, जो उस बेंच के बाकी जज साहिबान से, कि क्या इस तरह अगर कोई आदमी अदालत में आके इस बोलना शुरू कर दे तो क्या आप उसे बोलने की इजाज़त देते हैं? क्या आप उसे अपने दलाइल अपने तौर पे कहने की इजाज़त देते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जस्टिस इफ्तिखार के ज़माने में, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में मलिक रियाज का केस लगा हुआ था, पता नहीं वो केस किस सिलसिले में था अदालत में, और मलिक रियाज ने उस केस के बारे में कोई दलील देनी चाहिए, तो उस वक्त जज साहिबा ने मलिक रियाज को रोक दिया। मलिक रियाज भी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही पारसा, नेक और बावकार शख्स है, वो भी नौसरबाज, धोखेबाज और चलत्तर आदमी है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब मलिक रियाज को उस वक्त रोक दिया गया था तो अदालत में के बारे में एक तासुर पैदा हुआ था कि अदालत इंसाफ करती है और अदालत किसी को भी जज बोलने की इजाज़त जज साहिबान के बग़ैर मर्ज़ी के नहीं दे सकती, और अगर कोई शख्स बोलना भी चाहता तो उसे अपने वकील की मार्फत बोलना पड़ेगा। बहरहाल ये एक उसका कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ जिस तरह जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है उन पे केस चल रहा है लेकिन फ़िलहाल वो जज हैं, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे अगले, अगर उनका फैसला उनके हक में हो गया, तो आज जिस अंदाज में उन्होंने कानून की धज्जियां बखेरी, आज जिस अंदाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे कब्जा किया, आज जिस अंदाज में उन्होंने कार्रवाई, अदालती कार्रवाई को रोका, ये सब चीज़ें एक सवाल है, और इस सवाल के बारे में हमें सिर्फ ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान उस वक्त कहाँ थे। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिस अंदाज में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की मिन्नतें कर रहे थे, आप बाद में आएँ, आप अपने नंबर पे बोलें, आप वकील जो है हुकूमती वकील को अपना बयान कलमबंद कराने दें, आप ये करें, आप ये करें। नहीं जज साहिबान, ये आपका फ़र्ज़ नहीं था। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस था, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को उस केस में एक साइल की हैसियत से डील करना चाहिए था। अगर कोई आदमी
अदालती कार्रवाई में आके दखल अंदाजी करता है तो उस पे आप तौहीन अदालत लगा देते हैं, उस पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून लागू कर देते हैं, उसे आप अदालती बैलफ के ज़रिए वहाँ से हटवा देते हैं और उसे आप अदालती अहकामात के ज़रिए बोलने से रोक देते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप इनमें से कुछ भी ना कर सके? जस्टिस फायज़ ईसा ने आज जो कुछ कहना था, जस्टिस फायज़ ईसा का बयान यही होगा। जस्टिस फायज़ ईसा ने आज अदालत में खड़े होके अदालत के वक़ार की धज्जियाँ बखेर दी। जस्टिस फायज़ ईसा आज जिस अंदाज में अदालत में आके बोल के गए, उन्होंने अदालत को ये बता दिया कि अदालत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो आप बैठे में हो, चाहे मैं बहैसियत जज या बहैसियत साइल, मैं जब चाहूँगा अदालत का फोरम अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। आज ये इंतहाई दुख की बात है। आज इस बारे में जितना भी दुख का इजहार किया जाए तो वो कम होगा। हुकूमत के वकील को दरमियान में रोककर जस्टिस फायज़ ईसा का आके बोलना और उसके बाद ना सिर्फ बोलना बल्कि जजेस के मना करने के बावजूद बोलते रहना, ये क्या था? फिर एक मकाम पे जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कि जी मेरी बीवी की सिलाई मशीन का कहा गया। जस्टिस फायज़ ईसा साहब, आप बयान दे ही नहीं सकते। आप बयान इसलिए नहीं दे सकते कि अभी आपकी बारी नहीं आई थी। आपने ये बयान किस अंदाज में दिया? आप अदालत पे असरअंदाज हुए हैं और अदालत के लिए भी ये एक सवाल है कि क्या इस तरह लोग असरअंदाज हो सकते हैं? क्या मैं एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या अदालत में इस तरह के बोल सकता हूँ? क्या एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे ये इख्तियार है कि मैं अदालत को अपने तरीके से चला सकूं? क्या अदालत के जजेस का रवैया उस वक्त भी मेरे लिए यही होता जो अब आज उनके लिए था? एक स्टेज पे जब जस्टिस फायज़ ईसा ने शिकायत की कि मेरी बीवी की सिलाई मशीन का कह के उसकी तस्दीक की गई, तो अदालत का रवैया माजरत का था। अदालत उस पर माजरत कर रही थी, जज साहिबान उस पर माजरत कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो है कि जज साहिबान की माजरत बनती नहीं थी। जज साहिबान जो बात कहती हैं वो माजरत के अंदाज में नहीं कहनी थी। जज साहिबान ने एक सवाल उठाया था और वो सवाल भी जस्टिस फायज़ ईसा से नहीं। जस्टिस फायज़ ईसा का आज अदालत में आना, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इस पे जितनी भी तनकीद की जाए, जस्टिस फायज़ ईसा पे जो कुछ लोग कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। और जस्टिस फायज़ ईसा ने एक और सवाल किया कि अगर मेरी बीवी के अकाउंट का बता दिया जाए तो हुकूमत उसमें 5 करोड़ रुपए पौंड जमा करा के मेरी बीवी के अकाउंट में मेरे पे इल्ज़ाम लगाएगी कि मैंने रिश्वत की। क्या 5 करोड़ की रकम इतनी छोटी होती है? 5 करोड़ पाउंड की रकम इतनी छोटी होती है कि हुकूमत फौरी तौर पे जमा करा देगी? और अगर हुकूमत फौरी तौर पे जमा भी कराएगी तो क्या वो बैक डेट में जमा कराएगी? क्या उसके लिए तमाम बैंक, जिस बैंक में भी जमा कराई जाएगी, वो बैक डेट में अपने अकाउंट मेंटेन करेंगे? और ये बात भी जस्टिस फायज़ ईसा की गलत है कि मेरी बीवी अपने बाप की तीमारदारी की वजह से अदालत में नहीं आ सकती। जनाब, आपकी बीवी तो अदालत में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आप बिल्कुल अपने हिसाब में अखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। आपने जिस तरीके से अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, उसके बाद तो आपकी बीवी क्या, आप और आपके बच्चे भी अदालत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा गिला, मेरा शिकवा और मेरी शिकायत अदालत आलिया से है कि आपने जस्टिस फायज़ ईसा को बोलने कैसे दिया। वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से जस्टिस फायज़ ईसा ने ज़बरदस्ती आके अपने तकरीर दी, अपने दलाइल दिए? जस्टिस फायज़ ईसा को कानून के मुताबिक क्यों नहीं डील किया गया? जस्टिस फायज़ ईसा को अदालती बैलफ ने
क्यों ना रोस्टम से खींच के उतारा, आप लोगों ने उस वक्त कार्रवाई आर्जी तौर पे क्यों ना मुअत्तल की और ये कह रूलिंग क्यों ना दी कि जस्टिस फायजी साहब हम आपको नहीं सुन रहे, आप यहाँ से जाए। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, इंसाफ होता है तो सबको नज़र आता है। आज जिस तरह इंसाफ की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, ये भी सबको नज़र आई हैं। ये आपने एक नई मिसाल कायम की है कि कल को कोई भी शख्स आके एरा गैरा नथु खैरा आके बोलना शुरू कर सकता है कि मैं जनाब वकील से पहले बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। जस्टिस फायज़ ईसा का कोई हक नहीं था, कोई इस्तेहकाक नहीं था। जस्टिस फायज़ ईसा ने आज जिस तरह अदालत पे इल्ज़ाम लगाया, जिस तरह हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट पे जस्टिस फायज़ ईसा ने कब्ज़ा किया, वो एक जुर्म है। और अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से मेरी दरख्वास्त है कि जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनका दाखिला अदालत में बंद किया जाए और उनके वकील का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो वकील के साथ आए थे और वकील ने उन्हें बोलने से नहीं रोका। इसका मतलब है कि ये सब कुछ मिली भगत से हुआ था। इसके साथ ही मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी मैं जो कार्रवाई है उसके बारे में मैं हो सकता है दूसरी वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज जस्टिस फायज़ ईसा ने जो कुछ किया वो कानून की धज्जियाँ नहीं बखेरी, उन्होंने अदालत के वक़ार को भी तबाह बर्बाद कर दिया। और बहैसियत जज जो अदालत के वक़ार का लिहाज नहीं करता, वो कानून का तो क्या लिहाज करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।